शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 द सरमन एट बनारस। तो इस चैप्टर में हमें गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। तो इसमें हमें उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताया गया है, पर हमें उनके सरमन के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताया गया है। तो हमें बताया जाता है कि जो गौतम बुद्ध है उनका नाम पहले सिद्धार्थ था। तो जब उनका बर्थ हुआ था वो एक प्रिंस थे। तो उनके फादर ने पहले क्या होता था, हम जब भी किसी बच्चे का बर्थ होता था तो उसके लिए पहले प्रेडिक्टर को बुलाया जाता था, मतलब महात्माओं को। तो उनके फादर ने भी सेम करा, एक प्रेडिक्टर को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका चाइल्ड है सिद्धार्थ, ये बड़ा होकर या तो एक बहुत अच्छा राजा बनेगा या फिर एक मॉन्क बनेगा। तो फिर जो उनके फादर थे वो काफ़ी टेंस हो गए थे कि अगर मेरा बेटा मॉन्क बना तो फिर मेरे राज्य का क्या होगा। तो उन्होंने उन महात्मा से पूछा कि इसका कोई उपाय नहीं है जिससे कि मेरा बेटा सिर्फ राजा ही बन सके। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा जब हो सकता है जब आप इन्हें कोई भी कष्ट ना दें, मतलब इन्हें कोई दुख के बारे में पता ही नहीं होना चाहिए कि दुख भी होता है जीवन में। तो फिर उनके फादर ने उसी टाइम पे पूरे उनके महल को चेंज कर दिया था। उनके लिए एक नया अलग से महल बनाया गया जिसमें उनके लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई। जो उनके केयर टेकर थे वो भी सारे यंग एज के थे, कोई भी बीमार नहीं था, सब लोग एकदम अच्छे से थे। और एक जो उनके ट्रीज की एक लीफ भी अगर खराब हो जाती थी तो उसे भी अलग कर दिया जाता था। तो इस तरह से जो हमारे सिद्धार्थ थे उनकी लाइफ एकदम इजीली चल रही थी। तो जब वो 12 इयर्स के थे तब उन्हें उनकी स्कूलिंग के लिए भेजा गया था हिंदू स्क्रिप्चर्स रीड करने के लिए। तो जब वो 16 की एज के थे तब वो आए और उनकी शादी यशोधरा से कराई गई और फिर उनका एक बेटा था। तो उन्होंने 10 साल तक अपनी लाइफ को इसी तरह इजीली जिया। फिर उसके बाद क्या होता है, वो एक बार हंटिंग पे जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें रास्ते में दिखता है एक बीमार आदमी। तो फिर जो उनका सारथी होता है, मतलब जो उनका वो रथ चला रहा होता है, वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि ये आदमी ना मतलब स्ट्रगल क्यों कर रहा है, इसे क्या हुआ है। तो फिर वो उन्हें बताते हैं कि जब कोई आदमी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो फिर वो इसी तरह से बीमार हो जाता है। तो फिर जो सिद्धार्थ थे वो सोचते हैं कि क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, ये तो सबके लिए कॉमन है। फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं, उन्हें एक एजेड मैन मिलता है जो कि काफ़ी ओल्ड होता है। तो वो काफ़ी झुक के चल रहा होता है और वो काफ़ी वीक होता है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि क्या इन्हें क्या हुआ, ये इतना वीक कैसे है। तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे को ये सब आपको बताने की परमिशन नहीं है। तो फिर सिद्धार्थ उन्हें ऑर्डर देते हैं कि तुम मुझे ये बताओ। तो फिर वो उन्हें वैसे ही बताता है कि जब भी कोई आदमी यंग एज के बाद काफ़ी अपनी लाइफ जी लेता है तो फिर वो बूढ़ा हो जाता है और वो काफ़ी वीक हो जाता है, जिसमें इस एज में उसे काफ़ी सारी बीमारियां भी लग जाती है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं क्या मैं भी कभी इस एज पे आऊँगा। तो फिर वो बोलते हैं हाँ, ये तो सबके लिए कॉमन है। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखने को मिलता है। तो वो पूछते हैं कि ये सारे लोग एक साथ क्या कर रहे हैं। तो फिर उनके जो वो होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन की डेथ हो गई, तो ये सब उसके फ्यूनरल प्रोसेशन कर रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं क्या मेरी भी कभी डेथ होगी। तो फिर वो बोलते हैं हाँ, डेथ इज कॉमन टू ऑल। फिर ये सारी बातें उनके दिमाग में चली रही होती है, इतने में वो जब आगे जाते हैं और वो एक ऐसा सीन देखते हैं जिससे उनका पूरा माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता है। वो देखते हैं कि एक जो पर्सन होता है वो सैफरन ड्रेस में एक ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेशन करते हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि ये पर्सन इस तरह से क्यों बैठा है और ये क्या कर रहे हैं। तो फिर वो उन्हें बताते हैं कि ये जान चुके हैं इस अर्थ की, इस दुनिया की सच्चाई, कि इसमें क्या होता है और कैसे होता है, और ये एनलाइटमेंट की खोज में मेडिटेशन कर रहे हैं और ये इस दुनिया के सारे कष्टों से एकदम अलग है। उसी टाइम पे जो हमारे सिद्धार्थ होते हैं वो डिसीजन कर लेते हैं कि अब मेरे को भी मॉन्क बनना है और मेरे को ये पूरी दुनिया को बताना है कि इस दुनिया की सच्चाई क्या है। तो फिर क्या होता है, फिर वो एनलाइटमेंट की खोज में निकल जाते हैं और 7 साल तक वो ऐसे ही भटकते रहते हैं जगह जगह पे। फिर क्या होता है, उन्हें 7 साल बाद वो सोचते हैं कि ऐसे तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और इस बार वो पूरा एकदम संकल्प ले लेते हैं कि अब तो मैं तभी उठूंगा जब मेरे को एनलाइटमेंट मिल जाएगी अच्छे से। तो वो 7 दिनों के बाद पीपल ट्री के नीचे बैठे होते हैं, मेडिटेशन करते हैं और फिर उन्हें एनलाइटमेंट मिल जाती है। और 7 दिनों के बाद वो इस पूरे दुनिया के प्रपंच को समझ जाते हैं कि क्यों होता है और क्या होता है। और वो सबको समझाने का डिसीजन ले लेते हैं कि मैं सबको भी ये बताऊंगा। फिर वो क्या करते हैं, जो ट्री होता है उसका नाम रख देते हैं द बोधि ट्री, जिसका मतलब होता है द ट्री ऑफ विजडम। फिर क्या होता है वो वहीं से अपनी टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे उनका नाम पड़ता है सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध।
फिर अब हमें बताया गया है कि जो सिद्धार्थ थे उन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ और कैसे दिया। तो इसमें एक लेडी होती है किस्सा गौतमी नाम की, उनके पास एक ही चाइल्ड होता है जिसकी डेथ हो गई होती है। तो वो अपने चाइल्ड को लेकर सबके पास जा रही होती है जगह जगह पे, और सबसे बोलती है कि आप मेरे चाइल्ड को ऐसी मेडिसिन दो जिससे कि वो ठीक हो जाए, वो फिर से मेरे से बात करे, वो फिर से पहले की तरह जिंदा हो जाए। तो फिर सब लोग उसे पागल समझते कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि कोई आदमी या फिर कोई पर्सन ऐसे एक बार मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो जाए। पर वो फिर आगे जाती है, तब उन्हें एक इंटेलिजेंट पर्सन मिलते हैं जो उन्हें बोलते हैं कि मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो आपके बेटे को पहले जैसा कर सकते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा आप प्लीज़ मुझे बताओ। तो वो बोलते हैं कि आप साख्या मुनि गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो आपको कोई ना कोई दवाई देंगे जिससे आपका बेटा पहले की तरह हो जाएगा। तो वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पास जाती है और उनके पैरों में अपने बेटे को रख देती है और बोलते हैं कि आप इसे ठीक कर दीजिए। तो फिर गौतम बुद्ध समझ जाते हैं कि इन्हें क्या समझाना है और किस तरह से समझाना है। तो वो उन्हें बोलते हैं कि हाँ मैं आपके बेटे को पहले जैसा कर दूंगा, पर उसके लिए मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड चाहिए, एक मुट्ठी भर सरसों के दाने। तो फिर किस्सा गौतमी इसे सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि बस सरसों के दानों से मेरा बेटा फिर से जैसा पहले जैसा हो जाएगा। तो फिर वो बहुत खुश होती है। तो इतने में गौतम बुद्ध अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हुए बोलते हैं लेकिन जो वो मस्टर्ड सीड होने चाहिए वो एक ऐसे घर से होने चाहिए जहाँ पे आज तक किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो फिर वो जाती है, वो सोचती है पहले थोड़ा, फिर बोलते हैं कि हाँ ऐसा तो कोई ना कोई घर होगा ही पूरे विलेज में जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। तो फिर वो जाती है विलेज घर, हर घर जाती है और बोलती है कि आप प्लीज़ मेरे को एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड दे दो। तो फिर सब लोग उसे बोलते हैं कि हाँ हम तुम्हें दे देंगे। पर जब वो उन्हें बताती है कि कहीं आपके घर पे किसी की डेथ तो नहीं हुई, तो कुछ लोग तो उनके ऊपर इतना गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे हमें जैसे हाल में हम हैं हमें वैसे ही छोड़ दो। तो फिर और कुछ लोग उन्हें बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो जीवित लोग हैं मतलब जो लिविंग्स हैं वो बहुत कम है और जो इनकी डेथ हो चुकी है वो बहुत ज़्यादा है। तो किस्सा गौतमी इस बात से अभी कुछ समझ नहीं पाती। फिर वो बहुत सैड हो जाती है, शाम हो जाती है, तो फिर वो एक रोड के किनारे बैठ जाती है। फिर क्या होता है, वो एक लाइट को देखती होती है जो कि फ्लिकर कर रही होती है। तो वो देखती रहती है और सोचती है कि ये लाइट इतना फ्लिकर कर रही है, और फिर एकदम से वो लाइट बुझ जाती है और पूरे में उसकी डार्कनेस फैल जाती है। तो जो किस्सा गौतमी होती है उस मोमेंट में उन्हें समझ आ जाता है कि जो वो लाइट है वो ह्यूमन लाइफ की तरह है। जैसे ह्यूमन लाइफ में कभी सॉरो होता है, कभी एकदम हैप्पीनेस होती है, और एट लास्ट वो डेथ के जरिए सब कुछ बंद हो जाता है। तो फिर वो जब गौतम बुद्ध के पास जाती है तो तब तक वो समझ चुकी होती है कि ये मेरा बेटा कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। पर गौतम बुद्ध को अपना सरमन देना होता है, तो वो उन्हें बताते हैं कि जो वाइज लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो अपने लविंग्स के मरने पे दुख नहीं मनाते, वो बल्कि हैप्पी होते हैं कि उन्हें शांति मिल गई। और अगर वो दुख मनाएंगे तो उनकी बॉडी को ही सफ़र करना पड़ेगा। तो फिर वो बताते हैं कि जिस तरह से एक जो राइप फ्रूट होता है उसे पकने के बाद गिरने का डर होता है, इसी तरह से ह्यूमन लाइफ को एक पॉइंट पे डेथ का डर होता है। और जो चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, सबको एक ना एक दिन डेथ को एक्सेप्ट करना ही होता है। जिस तरह से जो एक पॉटर होता है वो अपने पॉट्स बनाता है, अपने बर्तन बनाता है, वो कभी ना कभी उन्हें टूटना ही होता है, वो कभी परमानेंट नहीं होते। इसी तरह से हमारी लाइफ परमानेंट नहीं होती। अब वो बताते हैं कि जो वीक लोग होते हैं, मतलब कि जो फादर होता है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता, जो लविंग्स होता है वो अपने फ्रेंड्स को नहीं बचा सकते, कोई भी इस दुनिया में किसी को नहीं बचा सकता। एक ना एक दिन सबको डेथ को एक्सेप्ट करना ही होता है। और जो इंटेलिजेंट और वाइस लोग होते हैं, जिन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हो चुकी होती है, वो इस दुख के तीर को अपने अंदर से निकाल कर साइड कर देते हैं। थैंक यू। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है।